हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो एसएसटी की जो है हमारी आज ये महामैराथन है। और वैसे तो मैंने जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, चाहे ऑनलाइन इस बार का हो चाहे पहले का हो, सभी करा दिया है। बट इस वीडियो के बाद से जो भी चीज़ें बच गई थी वो भी कवर हो रहा है। साथ में जितने भी शिफ्ट हुए हैं, आपको पता है 28 दिसंबर से लेके 7 फरवरी तक हुआ है। तो जैसे कि आप सभी के कमेंट्स आते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस मत लिया करें, तो मैंने रिपीट क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी जो भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको नहीं कराया है, जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का पूरा जो है आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कम समय में करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, ताकि आपका समय बचे, क्योंकि आपका समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं उसके बाद से आपका पेपर ही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बाकी मैं तो यही बोलूँगी, देखो लाइक से सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, बस आप पेपर पास करके आना, बस अपनी पूरी मेहनत लगा दो, क्योंकि आप भी जानते हैं एग्जाम के पहले का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करें, ठीक है। और कमेंट जरूर करना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए देखिए, फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछेंगे ही। तो इसमें है कि सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां भी सम्मिलित हैं। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? तो ये तो आसान सा है, तो हम इसको कहते हैं महाकाव्य, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे एपिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होती है ना कि जितनी भी भव्य और लंबी रचनाएं होती हैं देवताओं से संबंधित, सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं एपिक्स। तो दूसरा सही हो जाएगा। चलिए स्टेटमेंट वाले, अब देखिए आपके सामने दो कथन दिया गया है और दोनों पे आपको विचार करना है। तो पहला लिखा है कि बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन में हुआ था, तो ये बात एकदम सही है। और दूसरा है कि बौद्ध धर्म की नई धारा जो है महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों में बोधिस्तों में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो ये बात गलत है, हाँ पहला सही है। ठीक है, तो बेसिकली रिवीजन ही हम कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें 4 सही है। चलिए तीसरे पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। तो तीसरा देखिए, बेसिकली इसमें आपको बताना है कि दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या सही नहीं है कि सही है, ये चीजें बतानी है। तो लिखा है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है वो कुषाण थे। बात एकदम सही है। दूसरा है कि कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। क्या ये बात सही है? तो ये भी बात सही है। देखिए दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो हम जाएंगे तीसरे के साथ। ठीक है, चलिए अभी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लगातार इस शिफ्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टेटमेंट वाले, तो ये सब भी बाकी रह गया था, इसीलिए करा रही हूं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि प्रत्येक राजवंश के राजा जो है शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे और ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, और व्याख्या भी सही है, तो हम दोनों के साथ जाएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। चलिए अब 5वें पे आ जाते हैं, मिलान करने पे। देखिए यहाँ पर जगह और समुदाय का उनके शिल्प कला के साथ सुमेल करना है। मतलब ये जगह है तो उनका आप शिल्प कला ये जो है, तो आपको बताना है कि किस जगह पे कौन से शिल्प कला है। ठीक है, तो चलो देखो जो बीदर है यहाँ पे कौन सी है? तो तांबे तथा जो चांदी होती है उसमें जड़ाई का काम होता है यहाँ पे। तो ए का 4 हो गया। तो सूरत का देख लेते हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि बस एक इसमें नहीं, बाकी तो 3 ऑप्शंस बचे ही हैं। तो बी का देख लेते हैं, सूरत। देखिए बीदर का तांबे तथा जादी, ये देखिए कितना नया क्वेश्चन है, तभी ये मैं लेकर आई और ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम में। तो तांबे तथा चांदी हो गई। बाकी बी का देखिए, बी में है सूरत, तो सूरत का किससे होगा? तो सुनहरे गोटा किनारे जड़ी वाले वस्त्र, आप जानते हैं कपड़े वगैरह का काम बहुत ज्यादा होता है सूरत में, तो आप इससे भी लगा सकते हैं। तो बी का क्या होगा हमारा? तीसरा। तो जहां जहां पे ना उसको काट देते हैं, तो देखो ये भी खत्म, ये भी खत्म। देखा आपने, अपने आप आंसर आ गया। और सी का पांचाल है, तो ये लोहे से संबंधित था और सालियार जो है बुनाई से संबंधित था। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। काफी अच्छा नया क्वेश्चन है ये, देखिए। तो 5वां भी हो गया आपका। अब हम 6वें पे चले आते हैं। ये रहा, देखिए 6 में
आपको बताना है क्या दोनों सही हैं। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी के काम के नहीं है। जी हाँ, बताया था उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा यह कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक पहुंच जाता था। क्या ये बात सही है? ये भी बात सही है, कारण भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। तो हम जाएंगे चौथे के साथ। चलिए 7, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 7। देखिए इसमें है कि यहाँ पर शब्दों का उत्तर भारत के गांव में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ, मतलब उनकी किस गांव में कैसी भूमिका है, इस पे आपको मिलान करना है। जैसे कि अगर मैं ग्राम भोजक की बात करूं तो आप नाम से भी लगा सकते हैं, होगा भूस्वामी या फिर जिसको बोलते हैं ग्राम प्रमुख। तो ए का हो जाएगा चौथा। तो इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। उसके बाद से है बी, तो गृहपति का क्या होगा? तो गृहपति को स्वतंत्र कृषक, तो बी का हो गया तीसरा, ये भी खत्म। और दास कर्मकार का हो गया पहला, दूसरों की जमीन पर काम करने वाले। ये तो एक एक्स्ट्रा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो हम जाएंगे पहले के साथ। 8वें पे आ जाइए। आप देखिए, आप खुद कहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस आपने अभी नया नया कर रहे होंगे। तो ये 8वां देखिए, 2 कथन दिया गया है। राजस्व की तैयारी राज्य व्यवस्था ने किसानों और खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। जी हाँ, देखिए जब भी रैयतवारी का नाम आएगा ना तो उसका संबंध किसान से होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बी में लिखा है कि रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया। ये बात गलत है, ठीक है। तो बी गलत है, ए सही है। और कभी डायरेक्टली पूछे कि रैयतवारी का संबंध किससे है, तो किसानों से है, ठीक है। चलिए 8 हो गए हमारे। अब हम आ जाते हैं 9 पे। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए अच्छा, इसमें आपको बताना है 9 में कि सामाजिक सुधारक को उनके कार्य के साथ आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ज्योतिराव फुले तो आप सभी को पता है, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि इन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। तो ए का तीसरा खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। आंसर आपके सामने है, बहुत आसान है। बेगम रुकैया शेखावत, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कौन कौन से काम किए थे, तो पटना और कलकत्ता में लड़कियों के स्कूल खोला था। और ताराबाई शिंदे, इन्होंने, आपको पता है ये मैंने इतनी बार बता दिया, ये देखिए कितना रिपीट है, स्त्री पुरुष तुलना इन्होंने लिखा है। आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे सी के 4 से। देखिए कहीं पर भी आप देखो, आप सी से भी आराम से अपना आंसर निकाल सकते थे। तो ये होता है। और पंडिता रमाबाई, आज ही मैंने आज नहीं, कल वाली क्लास आपने देखी होगी ना, टेस्ट नंबर 2, उसी में मैंने बताया था कि पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने किया है, तो पंडिता रमाबाई। ये भी क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट में। तो देखा आपने, इसीलिए कह रही हूँ कि जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना आपका फायदा होगा। तो आपका आंसर अपने आप आ गया, एक पता होगा तो भी निकल आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए ठीक है, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में, बेगम रेखवा पटना और कलकत्ता में इन्होंने खोला, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना, पंडिता रमाबाई पूना में, ठीक है, विधवा गृह की स्थापना की। चलिए 10वां है। देखिए अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने क्या प्रयास किया था, तो प्रयास किया था जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा। और ये हमारे 11 क्वेश्चन। देखिए इसमें है सही विकल्प का चयन करना है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन से कथन सामाजिक सुधारक और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है। तो राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे जो कि संवाद के रूप में थे। जी हाँ। सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। ये भी बात सही है। पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया, तो ये बात गलत है। तो केवल ए और बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 12 पे देखिए 12 का, तो बेसिकली यहां पे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्न को प्रारंभिक से नूतन, मतलब स्टार्टिंग से लेकर नया तक आपको इसको एक क्रोनोलॉजी में लगाना है। प्रारंभ कहां से हुआ था, तो सबसे पहले भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। इल्बर्ट बिल को वापस लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो सबसे पहले आपका होगा ये
कि भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। तो ए पहले होगा, खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। एक ऑप्शन से आंसर आपका बाहर आ गया। उसके बाद से आपका वर्नाकुलर एक्ट, देन आपका इल्बर्ट बिल, एंड लास्ट में आपका आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखा आपने, आंसर आपके सामने है। चलिए अब ये देखिए, इसमें देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यम वर्गीय नेताओं को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते जब भारतीयों की न्याय संगत मांगों की बात आती है। क्या ये बात सही है राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड? बिल्कुल भी नहीं। मध्यम वर्गीय नेताओं की बात हो रही है। मध्यम वर्गीय नेताओं ने आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों पर बल दिया। इन्होंने निवेदन की राजनीतिक विफल रही, या फिर मध्यम वर्गीय नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यम वर्गीय नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। तो 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं क्वेश्चंस काफी लंबे चौड़े आते हैं, ऐसे ही आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा है कि 2 कथन दिए गए हैं और आपको पता है कि 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, ये भी बात गलत है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, ये भी बात गलत है। तो दोनों गलत है। अब मुझे बताओ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब तैयार हुई थी, इसका सही डेट लिखिए, साथ में इसमें किसका निर्माण किया गया था, प्लीज जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही गलत है। चलिए अब ये आपका आ गया 15। तो इसमें सौर मंडल के बारे में जो है कुछ चीजें लिखी गई हैं जो कि आपको इस पे विचार करना है। पहला है कि आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, ये एकदम गलत लिखा है। और बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चक्कर चारों ओर छल्ले होते हैं। जी हाँ, तो बी सही है और ए आपका गलत है। तो हम जाएंगे 4 के साथ। ठीक है, चलिए अब हम आगे 16 पे। कोई क्वेश्चन अभी तक आप देखिए कोई भी सीधा साधा सा क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें भी फिर से वही पूछा है कि निम्न में से कौन से अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन है। तो एक आपका मैत्री, ये तो सभी को पता है, दक्षिण गंगोत्री हो गया, और भारती यही है, अदिति नहीं। तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, A, B एंड C। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 17 पे। देखिए 17 का कि यहां पे पूछ रहा है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा निम्न में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है। तो देखिए किससे गुजरती है, आपको पता होगा कि उत्तर अमेरिका अंटार्कटिका से गुजरती है। तो अंटार्कटिका तो यहां पर भी है और ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। केवल अंटार्कटिका से या फिर यूरोप और अंटार्कटिका से। तो देखिए अगर एक नाम भी गलत होगा, आप जानते हैं कि एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान इंग्लिश में भी देख लीजिए। 17 तो किससे नहीं गुजरती, तो यहां पर इसने क्या किया ना, यूरोप लिख दिया, इस वजह से यही आंसर हमारा गलत होगा। बाकी देखो अंटार्कटिका सभी में अंटार्कटिका जानबूझ के लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। उत्तर अमेरिका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, बट यूरोप से नहीं गुजरती है। तो यूरोप याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही ऑप्शंस लगाकर देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो किससे नहीं गुजरती है, ये कर्क रेखा, विषुवत, मकर रेखा। तो ऑप्शन नंबर 3 यूरोप एंड अंटार्कटिका। ओके, चलो। और जैसा कि मैंने बताया है कि एक आपके नंबर्स वाले भी क्वेश्चंस आएंगे। 18 देखिए, भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व ईस्ट को मानक यामोत्तर माना जाता है। यह रेखा निम्न में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो ये तो सभी को पता है, पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। ठीक है, और इंग्लिश में भी देख लीजिए, बेसिकली पूछा था स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये किसके थ्रू होकर गुजरती है। तो ईस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए। नाइनटीन, तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती हैं। तो पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियां। सही चीज याद रखो, क्योंकि नीचे देखिए कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, यहाँ पे कंटीली उल्टा लिख दिया है। आप देखिए,
दोनों दोनों पे तो होगा नहीं, तो इसका पहला आंसर ही हमारा सही होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। चलिए, हमारा 19 भी हो गया, अब हमारा 20। देखिए, इसमें लिखा है कि सहारा मरुस्थल के गुफा क्षेत्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है, यह क्या दर्शाता है? तो ये इसीलिए दर्शाता है क्योंकि वहां के जलवायु में परिवर्तन हुआ था, सिंपल सी बात है। तो सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था, इसीलिए, ना कि बहुत कल्पनाशील थे लोग, दुनिया में घूमे हुए थे, विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे, नहीं, जलवायु परिवर्तन हुआ था, ये आंसर है। ठीक है, चलो 21। इसमें देखिए, दो कथन दिए गए हैं कि छोटे आकार वाले वृक्ष और घास घास स्थलों का निर्माण करते हैं। जी हाँ, एकदम सही है। और आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार उसके घनत्व को प्रभावित करते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, स्टेटमेंट भी सही दे दिया प्लस रीजन भी सही दे दिया कि क्यों ऐसा होता है। तो हम जाएंगे पहले के साथ। ठीक है, चलो, अब ये आ गया हमारा 22। निम्न में से कौन सी स्थायी पौने हैं? तो स्थायी पौने तो इतनी बार पूछा है, इसको क्या कहते हैं, व्यापारिक पौने और पश्चिमी पौने, बस इतना याद रखो, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लाइज। ओके, बस इतना ही याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 23 देखिए, देखिए दो कथन दिए गए हैं, ए एंड बी, दोनों को देखना है और बताना है क्या सही है। पौने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, एकदम सही है। और याद रखना है कि पौने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। पौनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है, ये भी बात सही है। बट ये इस उच्च दाब से निम्न दाब के संबंध में रीजन सही नहीं है, बट स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए, अभी आ गया आपका 24। इसमें है कि दो कथन दिए गए हैं, विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफी भिन्नता पाई जाती है। जी हाँ, अलग अलग क्लाइमेट है तो अलग अलग डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा ही। किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल यहां पर होने वाली वर्षा, ये केवल ने इसको गड़बड़ कर दिया, तो बी तो किसी भी हाल में सही नहीं होगा। तो हम जाएंगे पहले के साथ। ठीक है, ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। अब ये आ गया आपका 25। इसमें है कि लॉ इसके संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहां पर स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका में, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और इंग्लिश भी देख लीजिए। ये जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन पूछ रहा था, तो ये कहां पर है? अंटार्कटिका में। ठीक है, चलिए, अब हम आ गए 26 पे। दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? कौन सा कारक? समय भी कर सकता है, प्रौद्योगिकी भी कर सकती है और जरूरत भी कर सकता है। देखो, जरूरत के हिसाब से तो संसाधन बन जाता है ना, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो चाहे वो समय हो, तो तीनों बातें सही हैं। तो हम जाएंगे 4 के साथ। चलिए 27 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्ण कटिबंध प्रदेशों में पाई जाती है? तो देखिए, मलेशिया में रबड़, ये भी है, ब्राजील में कॉफी एंड भारत में चाय, ये तीनों हैं। ठीक है, कनाडा में मक्का, ये नहीं है। तो ए बी सी, ये हमारा दूसरा सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सी रोपड़ कृषि, इसमें से कौन सी कृषि जो है वो विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कौन सी रोपड़ कृषि? एक तो मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी, भारत में चाय, ये कहां पर पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 27 भी हो गया। अब हम आ गए 28 पे, और ये क्वेश्चन आसान है। अब थोड़ा आसान क्वेश्चन, अभी तक तो बहुत सारे टफ क्वेश्चन मिले हैं। समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? आप सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म। ये तो बहुत आसान है। चलिए, अब आपका आ गया 29।
निम्न में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? सबसे पहले विविधता की बात हो रही है, डाइवर्सिटी की, तो गलत वाला बताना है। एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, तो ये तो है। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित, कल ही क्वेश्चन कराया था ना कि पदानुक्रमित वाली चीजें विविधता में नहीं हो सकती हैं। जो चीजें चली आ रही हैं, आप रूढ़िवादी जो चीजें बनी आई हैं, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो यही गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, कहीं पर हिंदी बोली जाती है, कहीं पर अंग्रेजी बोली जाती है, तो ये तो विविधता है। विविधता कौन सा नहीं है? तो वो ये है जहां पर अलग जाति के तो लोग हैं, बट वो उन सभी को क्या करते हैं, पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है, तो दूसरा सही हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, ठीक है। चलिए 30, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? तो आप भी जानते हैं, स्टेट से ही आप अंदाजा लगा सकते थे, राज्यसभा। ट्रिक है, स्टेट मतलब राज्य, राज्यसभा, बहुत आसान है। चलो 31 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों को पता भी होगा इसका आंसर, कि जो संसद में जो प्रश्न काल होता है ना, वो क्या सुनिश्चित करता है? तो वो ये सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, बस न्यायपालिका विधायिका नहीं, कार्यपालिका। सो पहला सही हो जाएगा। 32, 32 देखिए, निम्न में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? साप्ताहिक बाजार है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, मॉल भी है, कौन सा नहीं है? तो दादन व्यवस्था, और यही इसका राइट आंसर होगा। अब ये दादन व्यवस्था क्या है एक बार देख लो। पुटिंग आउट सिस्टम, कई बार मैंने बताया है, तो ये कोई मार्केट का टाइप नहीं है। वीकली शॉपिंग मॉल्स है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे, तो तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, नॉट वाला। 33, देखिए, और ये भी क्वेश्चन मिलता जुलता मैंने कराया हुआ है। तो इसमें बेसिकली पूछ रहा है ना कि जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था मतलब पुटिंग आउट सिस्टम से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? नुकसान आपको बताना है। तो बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है, ये कोई नुकसान नहीं है। ना ही उनको बाजार तक ले जाने का परिवहन लगा, ये भी कोई नुकसान नहीं है। उनको नुकसान क्या है कि बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है, यही है नुकसान। ठीक है, बाकी ये काम घर से करना पड़ता है, ये भी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान यही है कि उनको उतना मुनाफा नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए 34, देखिए, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? आप भी जानते हैं किससे था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, यही सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसी से रिलेटेड है, तो पहला सही हो गया। चलो 35 देख लो। आंगनवाड़ी क्या है? सभी को पता है कि आंगनवाड़ी क्या है, बताइए। तो आंगनवाड़ी क्या है? एक बाल गृह, छोटे बच्चे आप देखते होंगे गांव में बहुत होता है, वहां पर जाते, मिड डे मील, वृद्ध आश्रम, महिला नहीं, छोटे बच्चे जाते हैं, उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं खेल खेल में। ठीक है, सो दूसरा सही हो जाएगा। थर्टी 36 देखिए, किस नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? मतलब भौतिक अधिकार की बात हो रही है, तो आप जो है न्यायालय में जाने का अधिकार इसमें से कौन सुनिश्चित करेगा? तो वो करेगा आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, भौतिक, याद रखना, जब भी भौतिक अधिकार का हनन होगा तो आप इसी के थ्रू ये सुनिश्चित करेंगे। मतलब न्यायालय में जाने का कौन सा अधिकार है? तो वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, दूसरा, याद रखिएगा। चलिए 36 भी हो गया। अब हम आ जाते हैं 37 पे। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करो, पहचानो कि कहां सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। मतलब दुरुपयोग का मतलब समझ ही सकते हैं कि जानबूझकर किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो मंत्री द्वारा ठोस
तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। अब ठोस तकनीकी कारणों के चलते अब तकनीकी की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो इसलिए वो मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तो ये तो कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना, ये तो है ही। कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना, ये भी है। तो बी एंड सी, ठीक है। चलिए 38, इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। तो देखिए याद रखना कि न्यायपालिका का जो है ना वो विभिन्न स्तर जो है व्यवस्था में नहीं है, ये भी बात गलत है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, सही पूछ रहा है, ये भी गलत है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख, उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है। अच्छा, मतलब उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हो, ये बात सही है। न्यायपालिका के विषय की बात हो रही है ना, तो न्यायपालिका के जो विभिन्न स्तर हैं, डिफरेंट लेवल्स है ना कोर्ट के, बट वो कनेक्ट तो एक दूसरे से ही है ना, अपील व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, ये बात सही है। तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। 39, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्न में से क्या मुहैया कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। फैक्ट वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, याद रखिएगा, ये दोनों नाम भी याद रखिएगा। इन्होंने कौन सी याचिका दायर की थी, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। स्क्रीनशॉट ले लो, पहला सही होगा। चलो 40 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके का कारण बनती हैं, किसका कारण बनती है। तो अक्सर उसके विकास, सशक्तिकरण, विविधीकरण का नहीं, मार्जिनलाइजेशन का कारण बनती है। तीसरा सही होगा, हाशियाकरण का। तभी तो लोग एक जगह से अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं, तो तीसरा सही है। फोर्टी 41 देखिए, सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, चलो देखते हैं। और ये हम किस क्वेश्चन, हाँ 41 पे हैं, तो बताइए। सबसे पहले देखो, सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि इतिहास संदर्भ आधारित है, वो कॉन्टेक्स्ट पे है, इसीलिए। दूसरा कि ये बहुलित इतिहास है, एक नहीं है, बहुलित है, ये भी है। इतिहास अखंड विशिष्ट है, इतिहास विवादास्पद नहीं, ये नहीं। संवेदनशील इसलिए होना चाहिए क्योंकि ए एंड बी आपका सही है और आप जानते हैं कि इतिहास जो है संदर्भ पे है, बहुलित है, तो दूसरा सही हो जाएगा। इंग्लिश भी दिखा देती हूं, बिकॉज जो पास्ट है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है एंड देयर आर मल्टीपल पास्ट, एक नहीं है, मल्टीपल है। ये सिंगुलर की वजह से और ये पास्ट इज नॉट कंटेंशंस, इसकी वजह से गलत हुआ है। सिंगुलर नहीं है, मल्टीपल है, ए एंड बी। चलो 42, देखिए इसमें, अच्छा इसके नीचे भी ऑप्शंस हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। 42 में नीचे भी है, तो देखो इसमें पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र के पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनैतिक जीवन करने के पीछे क्या मकसद है। तो चलो देखते हैं। औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। जी हाँ, सामाजिक और राजनैतिक जीवन अपने सीखने के अनुभव को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है, ये बात गलत है। सामाजिक और राजनैतिक जीवन क्यों किसी की बात हो रही है ना, यहाँ पर देखिए, जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है, ये भी सही है। तो ए एंड सी, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 भी आपका हो गया। अब हम आ गए 43 पे। 43 देखिए, कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी। तो आपको ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी आपको अन्वेषण चर्चा मिल गया ना, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो गलत उत्तर के लिए दंड हो ही नहीं सकता है, मानकीकृत भी अपने आप एक नेगेटिव है, और बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करना ये भी नहीं है, ये सब गलत चीजें हैं। अच्छी चीज क्या है कि आप बच्चों को खोज करने में, एक्सप्लोर करने में, चर्चा करने के लिए कहो ना कक्षा में, तो दूसरा सही हो जाएगा।
हो गया 44। देखिए इसमें इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है। कैसे? तो प्रत्येक कक्षा से पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य बना देना। देखिए देशभक्ति का श्रेष्ठ रूप पूछ रहे हैं तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद से देखिए देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायी एवं संबंध होने की भावना को विकसित करें। सभी सामाजिक धार्मिक सुधारकों के प्रयासों की बिना उनके विचारों को कोई जांच किए हुए प्रशंसा करें। बिना सामाजिक संदर्भ बताएं स्वर्णिम प्राचीन इतिहास पर व्याख्यान दे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि देश और देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों के द्वारा इससे हम देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित कर सकते हैं। दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 इसमें है कि निम्न में से कौन सा समावेशी का मतलब होता है कि आपने क्या कर दिया है, चाहे जो बच्चा जो है अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, अच्छे से नहीं सुन पा रहा है, अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, या फिर कोई नॉर्मल बच्चा है, आपने सभी को एक साथ बिठा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना और सभी के लिए समान शिक्षण, ऐसा नहीं करना है। जिसे जो जरूरत होगी आप उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षण विधि देंगे। अध्यापक द्वारा अलग पढ़ाना तो कभी हो नहीं सकता है सही। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन की घोषणा करना और विशिष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन जी नहीं। हमें बच्चों को अवकाश नहीं देना है जो विशिष्ट बच्चे हैं, हमको सभी को शामिल करना है। जिसे जितनी जरूरत होगी हम उसके हिसाब से शिक्षण विधियों में चेंज करेंगे, ठीक है, परिवर्तन लेकर आएंगे। उसको बोलते हैं समावेशी। अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। 4 ऑप्शन विल बी राइट। फिर से आपका मिलान 46 देखिए यहां पर दिया है कि सामाजिक व राजनैतिक जीवन की कक्षा की स्थितियों को दर्शाता है, आप भी जानते हैं। तो कॉलम ए में है सामाजिक राजनैतिक जीवन की स्थितियां हैं और कॉलम बी में है अध्यापक द्वारा उस स्थिति में लिए गए निर्णय। मतलब कभी कभी हम डिसीजन लेते हैं किस सिचुएशंस में, किस कंडीशन में, तो बेसिकली वही है, ये कक्षा की स्थिति, ये निर्णय है। तो देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया की नहीं की स्थिति, अपूर्ण जवाब की स्थिति, अर्ध सत्य जवाब की स्थिति, पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति। यहां पर देखिए लिखा है अधिक जानकारी मांगना, उत्साह देना, पुनः फोकस करना, आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना। सब कुछ पढ़ लिया है। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति किस पे हो सकती है आप बताइए। तो उत्साह देने में कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति, ये कक्षा की स्थिति है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऐसा हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला है ना कि सामाजिक राजनीतिक जीवन की कक्षा इसकी स्थितियों को दर्शा रही है, और बी में अध्यापक ने क्या निर्णय लिया, तो उत्साह देना, ठीक है। बाकी अपूर्ण जवाब की स्थिति में क्या होगा, अपूर्ण जवाब की स्थिति तो अधिक जानकारी मांगना। मान लीजिए जहां पर अपूर्ण जवाब होगी तो वहां पे अधिक जानकारी तो मांगेंगे ही। अर्ध सत्य जवाब की स्थिति, इसका मतलब आपको पुनः फोकस करना है, और पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति मतलब आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आप पूरा मिलाकर एक बार देख लेना अच्छे से, ये इसका राइट आंसर है। चलिए 46 भी हो गया, 47। और ये देखिए ये कैसा क्वेश्चन है 47। सबसे पहले देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कुछ एक्टिविटीज कराती है, और इन्हीं ये एक्टिविटीज हैं, इसके द्वारा वह निम्न में से कौन से संप्रत्यय को, मतलब ये सब कुछ करा के इसमें से वो कौन सा जो है कॉन्सेप्ट पूरा कराना चाहती है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पिघली बर्फ का समुद्री जीवन पर प्रभाव की चर्चा। देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट्स के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा और अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा। तो कौन सी एक्टिविटी है ये? ग्रीन हाउस है, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, तापमान परिवर्तन। आपने सब कुछ पढ़ा होगा। तो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तभी तो तापमान के कारण चाहे अम्लीय वर्षा हो, चाहे पिघलता हुआ बर्फ हो। तो ये हो गया जलवायु परिवर्तन। बहुत आसान क्वेश्चन है, भले से दिखने में लंबा चौड़ा है। चलिए 48। शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वो करेगा पूर्व सक्रिय चरण पे, ना तो उत्तर, ना अंतः, ना ही कक्षा में। पूर्व सक्रिय चरण पे क्या करेगा? आवश्यक सामग्री के विषय पर विचार करेगा, ठीक है। पहला सही हो जाएगा।
इंग्लिश भी दिखा देती हूँ, देख लीजिए। प्री एक्टिव स्टेज, याद रखना, छोटा सा क्वेश्चन है बट गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी पे करेंगे, आवश्यक सहायक सामग्री के विषय में चर्चा करेंगे। 49, देखिए इसमें सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का क्या उद्देश्य होता है? सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, विद्यार्थियों को सोचने के पैटर्न को समझना, जी हाँ, और विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जाना। तो बी एंड सी होगा। प्रश्न की संख्या को नहीं बढ़ाना है, हमको पैटर्न को समझना है, उनको गहराई में लेकर जाना है। तो बी और सी। चलिए 50, तो देखते हैं, भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ यह अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करती हैं। अब विविध की बात हो रही है तो अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग, सभी की बात होगी, है कि नहीं? ये केवल तो कभी हो ही नहीं सकता है, ना ही अधिकांश लोगों के विचारों को, ना ही स्वर्णिम इतिहास एवं विवादित विषयों से बचकर रहने को। तो किसकी बात कर रहा है? वृहत समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को। ये सबसे बेस्ट आंसर है और इसी में है भारतीय विविध सामाजिक। तो ये इसीलिए सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं किससे पोषित करें? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो चलिए 51 का देखते हैं। देखिए, पूछताछ मतलब इंक्वायरी से रिलेटेड चरणों के सही क्रम को चुनो, मतलब स्टेप आपको सही बताना है कौन सा है। तो प्रश्न पूछो, जांच करो, योजना बनाओ, अनुमान लगाओ, रिकॉर्ड रखो, चिंतन करो। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा आपका प्रश्न पूछना। तो ए हमारा स्टार्टिंग में होना चाहिए, ये सब खत्म हो गए। उसके बाद से हमारा आएगा योजना बनाना और हमको अनुमान लगाना है, तो दूसरे पे ये आ जाएगा। तो ये भी खत्म, देखा, 2 से ही निकल आया। उसके बाद से आप रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद से आप जांच कर लेंगे और लास्ट में आ जाएगा चिंतन करना, तो दूसरा सही हो जाता है। तो ये होता है बेसिकली इंक्वायरी करने का सही क्रम, ठीक है। चलिए 52, 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, और एक कथन लिखा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है। ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं। सामाजिक विज्ञान इसलिए नहीं आत्मसात करने का साधन नहीं है विचारधाराओं को। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है, ये बात सही है। तो ए गलत है और बी सही है, ठीक है। चलो 53, यहां पर देखो, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति को समझाने के लिए निम्न में से क्या दे सकता है? तो वो क्या दे सकता है? रुकैया शेखावत के द्वारा लिखित सुल्ताना का स्वप्न, जी हाँ। राज सुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीवन, ये भी बात सही है क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, तो ए और बी तो होगा ही। अब कृष्ण कुमार या फिर डेंजिल संडेला, इनकी बात क्यों कर रहे हैं? हमें तो महिलाओं से रिलेटेड है ना, तो महिलाओं से ही रिलेटेड कोई चीज देनी चाहिए और ये दोनों महिलाओं से ही रिलेटेड है, इसीलिए हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, ऊपर ऊपर से भी देख लेना, क्योंकि अगर महिलाओं की बात हो रही है तो हमारा सिर्फ यही दोनों ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। चलिए 54, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है, जिसमें उस समय की वास्तविक कहानियां और फोटोग्राफ छपे हैं। अध्यापक निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है? पहले के जितने भी कटिंग वगैरह है वो लेकर आ रहा है, जिसमें कहानियां हैं, फोटोग्राफ हैं। तो सोर्स मेथड ही तो है, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई क्षेत्र पे नहीं लेके गया है, कोई डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाया है। ये एक सोर्स मेथड है, उससे आपको दिखाएगा कि देखो इसमें किस तरह की जो वास्तविक कहानियां हैं, फोटोग्राफ हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है, तो उसको शामिल करेगा, जिससे बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 55, निम्न में से कौन सा कथन परियोजना मतलब प्रोजेक्ट आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है? तो यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है।
तो नहीं वाला पूछा, यही सही होगा। बाकी और देख लेते हैं। रचनात्मक तो सही है, अच्छा अवार्ड है। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना भी अच्छी चीज़ है। पूछताछ कौशल भी करना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तो आप क्या करो, चारों ऑप्शंस पढ़ लो, जो आपको लगे अच्छा ये तो पॉजिटिव लग रहा है तो ये तो होगा नहीं, तो बचा हमारा पहला। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण, मतलब इट हैंस अ कन्फॉर्मिस्ट अप्रोच, ये हमारा गलत होगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और गलत वाला ही सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। 56, एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को, ये आपका पेडागोजी ही चल रहा है, विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। तो वह निम्न में से किस तरीके के को अपनाने का प्रयास कर रही है। देखिए, जब भी आप स्वयं का आकलन करोगे ना, तो वो हमेशा आपका असेसमेंट एज लर्निंग होता है, याद रखिएगा। अधिगम के रूप में आकलन होता है, उसी को आप बोलते हैं आप अपना खुद का आकलन कर रहे हैं। इसको याद कर लो, अधिगम के रूप में आकलन या फिर असेसमेंट एज लर्निंग। तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। चलिए, ये आपका 57। निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए, मतलब जिससे कि आप आकलन कर सके, उसका मानक क्या होना चाहिए। प्रश्न पूछना, जी हाँ। न्याय और समानता के हेतु सोच भी होनी चाहिए। याद रखना एकदम गलत होगा, कभी सही हो ही नहीं सकता है। और एक कोलैबोरेशन, मतलब सहयोग। तो A, B एंड D, तो ये रहा आपका राइट आंसर। याद रखना तो वैसे भी नहीं सही होगा, तो ये तो काफी आसान था। 57 भी हो गया। अब हम आते हैं 58 पे। ये रहा। निम्न प्रश्नों को पढ़ो, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के विश्लेषणात्मक, मतलब एनालिसिस, ठीक है, उसकी दक्षताओं का आकलन करती है। तो लेखपाल कौन है उसकी, देखो रटने वाली नहीं होनी चाहिए। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है जहां पर आपको बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़े। तो ये तो वन लाइनर चीजें हैं। बाकी आप भेद बताओ इनके बीच में, उष्ण के बीच में और शीतोष्ण के बीच में, ये भी रटने वाला है। अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप कहाँ जाकर, ऑब्वियस बात है पुलिस स्टेशन जाएंगे। ये कौन सी बात हुई विश्लेषण में। किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणात्मकता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है, ये है क्वेश्चन, जहां पर आपको कैसे, उसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग पहलू को आप बताएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 59, देखिए, निम्न में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया की समझ, अंडरस्टैंडिंग पहलू का आकलन करता है। इन चारों में से बताना है। ठीक है, पहले लिखा है कि जनसंख्या विस्फोट परिभाषित कीजिए। ये आपकी कौन सी समझने वाली है। 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध करो जो जनसंख्या बदलाव का कारण बनती है। जी हाँ, ये हो सकता है। जहां पर भी रीजन, मैंने हमेशा से बताया, ये रीजन वाली जो चीज होती है ना, वो हमेशा ही सही होता है। कहीं पर भी कारण लिखा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है ना, तो ये सबसे बेस्ट आंसर होता है। बाकी इनका अंत कैसे हुआ, या फिर अगर नदियां सूख जाएं तब मनुष्य जीवन का क्या होगा, ये नहीं, समझ की बात हो रही है। समझ का आप कैसे आकलन करेंगे, तो कारण, रीजन वाले आंसर सही होते हैं। मैंने पहले भी बताया है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, चलिए, सिक्सटी क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है। तो निर्दिष्ट प्रक्रिया कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, कक्षा में अभ्यास होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, या फिर ये निर्दिष्ट प्रक्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। सबसे बेस्ट आंसर यही है। इसमें क्या किया, अवलोकन को भी शामिल किया, मापने को और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए, तो चौथा सही हो जाएगा। और आप पूछेंगे निर्दिष्ट क्या है, तो ये देखिए, इसको बोलते हैं स्पेसिफाइड एक्शन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। चलिए, हम ऑफलाइन तरीके से करेंगे ताकि हमारा कम समय में जल्दी सॉल्व हो। पहला देखिए, लिखा हुआ है कि यहां पर मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहां पर है तोमर
अनंगपाल चौहान और पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें आपको बताना है जो दिल्ली के शासक हैं कब किस वर्ष में हुआ। ठीक है, तोमर चाहे चौहान है चाहे पृथ्वीराज चौहान, तो ये डेट आपको याद रखना है। अगर आपने ये ईयर ये जो नहीं याद रखा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम एलिमिनेट करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। तो आपको एक तो पता ही होना चाहिए, एक या दो पता होना चाहिए। तो तोमर जो है वो स्टार्ट हुआ था आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। ए का तीसरा एलिमिनेट करते हैं, ए का पहला खत्म, ए का चौथा खत्म, ए का दूसरा खत्म। देखा आपने, एक दो याद करके ही आपका पूरा आंसर आ गया। ए का तीसरा सही है, अनंगपाल बी है तो बी का हो गया चौथा हमारा 1130 से 1145, और सी का दूसरा हो जाएगा चौहान का 1165 से 1192, और पृथ्वीराज चौहान का हो जाएगा 1175 से 1192। तो ये आप याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं 59। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा था ना कि जो प्राचीन तमिलनाडु है में डैश की बस्तियों को उर कहते थे, किसकी बस्तियों को उर कहते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो याद रखना जो पीजेंट होते थे ना, जिसको हम खेतीहर या किसान बोलते हैं, इनकी बस्तियों को हम क्या कहते थे, उर कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, कई बार पूछा हुआ है। चलिए फिर से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है हमारा, ये रहा 60, मिलान करने वाला है। ठीक है, चलो आप ये मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में कि कब कौन से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था ये आपको बताना है। अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हो। फर्रुख सियार हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया, अहमद शाह हो गया, आलमगीर द्वितीय हो गया। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है, तो हम एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फर्रुख सियार का देखते हैं। तो फर्रुख सियार का क्या हो जाएगा, 1713 से 1719। तो ए का हो जाएगा दूसरा। तो एलिमिनेट करो, ए का तीसरा खत्म, ए का चौथा, ए का पहला। तो ए का हमारा आ गया दूसरा। तो ए का फर्रुख सियार का हो गया हमारा क्या हो जाएगा, 1713 से 1719। और शाह आलम द्वितीय का हो जाएगा 1759 से 1816। अहमद शाह का 1748 से 1754, और आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759। देखिए ये आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी कि आप समझ लो, क्योंकि हिस्ट्री है और आप भी जानते हैं हिस्ट्री में सब खेल है याद करने का। जो जितना याद कर लेता है उसका नंबर आ जाएगा। तो याद करने की एक ट्रिक बता देती हूँ, कॉपी में नोट कर लो, और कॉपी में नोट करने के बाद से बस हर दिन एक नज़र मारते जाओ, अपने आप आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तभी जाकर आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारा 61। उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ क्या है। क्या होता है उत्तराधिकार की सहदायाद, इसका मतलब होता है कि डिवीजन कर देते हैं ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स। इसका मतलब होता है कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, यही एक मतलब ही होता है। बाकी और सारी चीजें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर आपको याद है कि सहदायत किसे कहते हैं, कि जितने भी हमारे पुत्र हैं उन सभी के बीच में हम क्या करेंगे, विरासत का विभाजन कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं 62। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत आसान है, अभंग। जो भी मराठी में लिखे भक्ति गीत हैं हम उनको किस नाम से जानते हैं, तो हम जानते हैं उनको अभंग नाम से। ठीक है, चौथा इसमें सही हो जाएगा। अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 63। देखिए इसमें लिखा है कि मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्न कथनों को पढ़ो और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करो। ए और बी पढ़िए, और याद रखना महाराष्ट्र की बात हो रही है, वहां के संत की। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो इन दोनों में से आप बताइए क्या बातें सही हैं। तो दोनों की दोनों बातें एकदम सही हैं, और जिसने भी एनसीईआरटी के बुक्स को अच्छे से फॉलो किया होगा वो तो तुरंत लगा देगा। ए और बी दोनों सही हैं, सब रटने वाली चीजें हैं। चलिए अब यहां पर देखते हैं
4। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। बख्शी को हम क्या कहते हैं, सैनिक वेतनाधिकारी, बात एकदम सही लिखा है। सद्र को हम क्या कहते हैं, धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री, ये भी बात हमारा सही है, ठीक है, ए बी होना चाहिए। उसके बाद इक्तादार को लिखा है सैन्य कमांडर, ये बात गलत है, इक्तादार को हम सैन्य कमांडर नहीं बोलते हैं। और कोतवाल को हम क्या बोलते हैं, नगर का पुलिस अधिकारी। तो हमारा राइट है ए बी एंड डी, 4 ऑप्शन इज राइट। चलिए ये रहा हमारा 65। देखिए 65 में क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था। मध्य प्रदेश में आप घुमंतू खेती के लिए क्या चीजें इस्तेमाल करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कहते थे बेवर्ड। क्या कहते थे, बेवर्ड। तो जब भी पूछे घुमंतू खेती के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते थे मध्य प्रदेश में, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, बेवर्ड। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारा 66। देखिए 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में दोनों कथन को पढ़ो और बताओ क्या सही है। 19वीं सदी की बात हो रही है, सामाजिक परिवर्तन। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदला दिखाई देता है। जी हाँ, बात एकदम सही लिखा है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नई तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपना का विकास हो रहा था। ये भी बात सही है, तो बात भी सही है और व्याख्या भी सही है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि कैसे ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो देखिए कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के बुक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको कंटेंट आपने पढ़ा है तो आपसे सब कुछ आसानी से हो जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन इंग्लिश वाला भी देख लो, 67। देखिए 67 में चलते हैं और दोनों कथन पढ़ना है। कथन ये लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। जी हाँ, आपको पता है कि उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, वो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे। बात एकदम सही लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ये भी बात सही है, बट ये इसका रीजन सही नहीं दिया है ना कि जातिगत पक्षपात झेला था, इसके बारे में कि उनके पिता जो है सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ये कोई रीजन नहीं है। बट दोनों स्टेटमेंट एकदम सही लिखा है, ठीक है, कि उनके पिता सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है ए की, ठीक है, दूसरा राइट है। चलिए फिर से कथन वाले क्वेश्चन तो एसएसटी में आपको बहुत देखने को मिलेगा, बहुत। चलिए दोनों कथन को पढ़ो और बताओ सही क्या लिखा है। पहला लिखा है कि ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, और ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, जो स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं कि इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। बात सही लिखा है। उन्होंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। दोनों बातें 100% सही है, रीजन एकदम सही लिखा है, तो ए और आर दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। चलिए 69। किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, किसने विरोध किया था, तो वो किया था मौलाना आजाद ने। रट लो क्योंकि ये इस बार भी आएगा। इन्होंने ही क्या किया था, 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। किसने, मौलाना आजाद ने। चलिए अभी हमारा 70। 1857 के विद्रोह से बहुत क्वेश्चन पूछेगा। लिखा है कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। पहला लिखा है कि मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। दूसरा लिखा है कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो कौन सी बातें सही लिखी हैं 1857 के बारे में। इंग्लिश भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें केवल एक लाइन सही लिखी है और वो है दूसरा, कि 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ था, गलत है। और ना ही इसमें सिपाही और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। सेम एक चीज है कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पैसिव आंदोलन था। तो हमारा दूसरा सही हो जाता है। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो बस एक लाइक करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं कि मैं भी हर दिन क्लास लूँ, ठीक है। तो चलिए 71 देख रहे हैं आप कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए फिर से
तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सीटेट भी पेपर को टफ बना रहा है अब पहले के कंपेयर में। देखो क्या लिखा है, ए और बी कथन पढ़ो और सहायक संधि के संदर्भ में विचार करो और बताओ कौन सा बात सही लिखा हुआ है। पहला लिखा है कि भारतीय सहायक संधि के बारे में, ठीक है, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी, गलत, एकदम से काट देना, अनुमति थी ही नहीं, ये बोला अनुमति थी। और भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, बी सही है। तो क्या होगा हमारा, ए गलत है। कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन, ये रहा, ए गलत है लेकिन हमारा बी जो है वो सही है। चलिए 72 फिर से कॉलम वाले क्वेश्चन, ज्योग्राफी का है ये, ठीक है। सही सुमेलित बताना है आपको। देखिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है। यहाँ पे ग्रह दिया है, यहाँ पर अपने अक्ष पर घूर्णन का समय है, यूरेनस का 17 घंटे 14 मिनट, नेपच्यून का 16 घंटे 7 मिनट, शनि का 25 घंटे 40 मिनट, मंगल का 9 घंटे 56 मिनट। तो इसमें आपका केवल और केवल एक ही ऑप्शन सही है और वो है हमारा नेपच्यून, 16 घंटे 7 मिनट। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा रटने वाला दे दिया है। ऐसे एक दो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पाता है तो परेशान मत हो, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे ये घंटे वाले कौन इतना याद रखेगा, तो इसमें केवल एक ही सुमेलित है और वो है हमारा दूसरा। चलिए 73, देखिए इसमें क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है? जी नहीं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना, ये केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, बात एकदम सही लिखा है। और ये जलीय व स्थलीय दोनों से नहीं गुजरती है और ना ही ये 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। केवल एक चीज सही लिखा है और वो है हमारा दूसरा, केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। चलिए फिर से एजर्शन रीजन देखिए, लिखा हुआ है कि दो कथन को पढ़ो। ए में लिखा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। जी हाँ, सही लिखा है। और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ये भी बात सही है। बट आप देखिए ना, यहाँ पे ध्रुव के तारे का कोण की बात हो रही थी और यहाँ पर इन्होंने वृत्त के चारों ओर की बात कर दी। स्टेटमेंट सही है बट जो ए है ना, इसका कारण सही नहीं लिखा है, इसके संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। बाकी स्टेटमेंट दोनों सही है तो हमारा दूसरा सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन 75। जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो इतने की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है। इसका लगभग क्वेश्चन होगा, लगभग 4 घंटे गवाएंगे। और ये कैसे करेंगे, इसकी एक जो है आपको फॉर्मूला मैं बता दूंगी बहुत जल्द, वो सारे एक ही में रखेंगे तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसे बहुत से क्वेश्चन को लोग स्किप कर देते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं, आपको ये सारी चीज़ें नहीं सीखनी है तो कोई बात नहीं, आप पेडागोजी और कॉन्टेंट का दूसरा करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में ही बस पूछा है, 1 नंबर का आता है, ठीक है। दूसरा सही है बट फिर भी मैं तो आपको बताऊंगी ही कि कैसे करना है। चलो 76 लिखा है कि महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज क्या है। कौन कौन से इसके खनिज हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि महासागरीय पर्पटी के केवल 2 ही इसमें खनिज हैं, एक आपका मैग्नीशियम है और एक आपका सिलिका है। केवल ए और सी, तीसरा सही हो जाएगा। ये तो आपको याद होना चाहिए, आपके मतलब पता होना चाहिए आपको कि महासागरीय पर्पटी में केवल मैग्नीशियम और सिलिका यही मुख्य खनिज है। बाकी आपका ये एल्यूमिना, निकेल ये नहीं है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए 77। और गर्मी तो काफ़ी पड़ रही होगी आपके यहाँ पे भी, बट आप पढ़ाई करते रहो क्योंकि गर्मी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके गर्मी में ही है ना। 20 अगस्त को कौन सी ठंडी होगी। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहां उसे बांज, एस, बीज के पेड़ तथा फीजेड, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको ये इसलिए पूछा जाता है ना कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में किस टाइप की चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान है। ये आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन है। यहीं पर आपको बाज, एस, बीज के पेड़, फीजेड,
मोनाल पक्षी मिलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। देखिए एजर्शन रीजन के आपका ना पेडागोजी में भी क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर 2 दिया गया है, कथन ए और आर दोनों आपको पढ़ना है और बताना है क्या सही है। देखो लिखा है कि सामाजिक विज्ञान, अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते होंगे ना तो आप इसका आंसर एकदम सटीक देंगे, क्योंकि ये सारी बुक से क्वेश्चन पूछता है, मतलब बुक से रिलेटेड है। सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए, मतलब एक तो इमेजिन, ताकि बच्चे इमेजिन कर सकें, और दूसरा एक रियल, एक जो एक्चुअल स्टोरी होती है ना रियल, वो दोनों होनी चाहिए। जी हाँ सही बात है, क्योंकि जो वृत्तांत होता है ना वो अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। बात दोनों सही लिखा है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। इंग्लिश का भी देख लीजिए, जिसे नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब यही तो है ना कि हमारा जो सोशल साइंस का बुक्स होता है उसमें हमारा सेवरल नैरेटिव होना चाहिए, जो कि फिक्शनल भी हो, मतलब जो बनाई गई हो, काल्पनिक हो और रियल हो। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न दिया गया है, जो भी नैरेटिव होते हैं वो इनेबल करते हैं बच्चों को आइडियाज़ को समझने में एंड संस्थानों को, और उनको एनकरेज करता है इंट्रोस्पेक्शन में, मतलब अपना खुद का अंतर निरीक्षण करने में। ठीक है, तो दोनों बातें एकदम सही लिखा है, इसीलिए तो हम फिक्शनल एंड रियल दोनों टाइप की स्टोरी बुक्स में रखते हैं। तो पहला सही हो जाएगा। ये रहा हमारा 99। सभी को आंसर देना है, और जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाइए लाइक शेयर कर दीजिएगा। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को, इन मतलब 4 ऑप्शंस में से आपका क्या सही होना चाहिए। जो हमारा स्कूली जो स्तर होता है ना वहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान है जो हम पढ़ाते हैं उसका आधारभूत उद्देश्य क्या है, बच्चों के लिए हम क्यों चाहते हैं बच्चे पढ़ें, यही है बस। ठीक है, तो देखिए पहला है कि हम बच्चों को चाहते हैं कि बच्चा जो है समझ पाए, तार्किक का मतलब होता है खुद से तर्क करना सीखे, तभी तो हम पढ़ाते हैं। बात एकदम सही लिखा है। पेशेवर बनाना, जी हाँ, अगर हम कोई चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम चाहेंगे ना कि आगे चल के बच्चा इसको अपना एक गोल बना ले, पेशेवर बना ले। बात एकदम सही है। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, कभी नहीं, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि बच्चे को हम ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चा पॉलिटिकल जो है व्यू से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव बने, कभी नहीं। हम बच्चों को सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना चाहते हैं। बच्चों को पता होना चाहिए कि आपके आसपास समाज में क्या चीज़ें चल रही है, कौन सी स्टीरियोटाइप की सोच ज़्यादा आगे बढ़ रही है, ताकि हम उसको मतलब कम करने की कोशिश कर सकें। तो बच्चे में आप अगर ये सब डेवलप किए रहेंगे तभी तो बच्चा सोच पाएगा। तो ए होगा, बी होगा, डी होगा, 4 सही हो जाता है। इसमें भी देख लीजिए, यहां पर देखिए हमारा ए, बी एंड डी। पॉलिटिकल प्रोएक्टिव नहीं करना चाहते हैं हम, बच्चों को सोशली एक्टिव करना चाहते हैं, हम प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, हम इन्फॉर्म एंड रेशनल बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, 20 पूरे क्वेश्चन करेंगे आज, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के, 100 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए इसमें से सबसे उपयुक्त कौन सा है। सर्वेक्षण, भूमिका निभाना, समय सीमा, खुले अंत वाले प्रश्न। तो आप जानते हैं अगर आप बच्चों को भूमिकाओं और उत्तरदायित्व को समझाना चाहते हो मुगल प्रशासन के कर्मियों की, सबसे बेस्ट होता है भूमिका निभाना। ड्रामा के मेथड से आप बहुत अच्छे से सब कुछ समझा सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। इंग्लिश वाला भी दिखा देती हूँ, देखिए ड्रामा हो गया, रोल प्ले हो गया। तो रोल प्ले के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर आप मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना चाहते हो तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। 101 देखिए लिखा हुआ है कि विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद है, यहाँ विद्यालयी कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा। देखिए इसमें क्या पूछा है ना, विधायिका होगा, विपक्ष, न्यायपालिका या कार्यपालिका। आपको भी पता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं ना उनके जो मंत्री परिषद, हम उसको क्या कहते हैं, कार्यपालिका ही तो कहते हैं। तो इन्होंने बस एक एग्जाम्पल दे दिया है कि आप क्या करो ना कि विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय, मतलब आप अपने स्कूल में सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या करना चाहते हो तो आप प्रधानाचार्य को प्रधानमंत्री बना दो,
ठीक है, क्योंकि हमारा हेडमास्टर होता है ना वो प्रधानमंत्री है, बाकी जो शिक्षक होते हैं वो मंत्री परिषद हैं। तो ये क्या होंगे, ये जो विद्यालय कर्मचारी हैं उनके लिए कौन सा उपयुक्त होगा, तो कार्यपालिका ही तो होगा, क्योंकि मंत्री मतलब जो हमारा प्रधानमंत्री है उनके अंदर में जो भी मंत्री परिषद आते हैं वो क्या है, कार्यपालिका है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव। और ये पॉलिटी से रिलेट करके देखिए कितना अच्छा पेडागोजी का क्वेश्चन बना दिया है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको इस बार ही मिले हैं, मतलब जो अभी आपका एग्जाम हुआ था। चलिए 102, इसमें देखिए एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मतलब जो मवेशी हैं पशु चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्न में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है, नगर प्रशासन, पंचायती राज, निचली न्यायपालिका, आरक्षण। अब एलिमिनेट करो ना, देखो शिक्षिका है वो अपनी कक्षा का आरंभ जो पशु चारागाह के लिए जो भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा कर रही है करने के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। तो नगर प्रशासन होगा नहीं, ना ही ये कोई न्यायपालिका की बात है, ना ही कोई ये आरक्षण की बात है, ये है पंचायती राज। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। इंग्लिश का देख लीजिए, देखिए टीचर ने स्टार्ट किया अपना क्लास कैसे, डिस्कसिंग द इंसिडेंट्स ऑफ पीपल गैदरिंग टू डिस्कस द इशू ऑफ लैंड फॉर कैटल ग्रेजिंग। क्योंकि जो भी इशू होते हैं, जैसे होता है ना गांव में कि उनकी बकरी हमारे खेत में क्यों आ गई है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन होता है ताकि लोग इकट्ठे हुए होते हैं। तो आप बताइए जहाँ पर लोग वहीं के रहने वाले लोग इकट्ठा हों, तो क्या ऐसा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में होता है? बिल्कुल भी नहीं। लोगों को अलाउ थोड़ी ना होता है वहाँ जाने के लिए, रिजर्वेशन में भी नहीं, ना ही लोअर जुडिशरी में, ये केवल पंचायती राज में ही तो होता है। आपस में जो गाँव के लोग होते हैं आपस में डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो दूसरा हमारा सही हो जाता है। 103, कक्षा में देखिए अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है। अब बहुत से लोगों को आवेगपूर्ण का मतलब समझाना होगा। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा ना कि नॉर्मल सा डिस्कशन जो है बहुत ही हीट आर्गुमेंट में बदल जाता है। तो इफ एनी टॉपिक लीड्स टू हीटेड डिस्कशन, क्योंकि मोस्टली लोग एग्री नहीं हो पाते हैं, तो वो मतलब आवेगपूर्ण में चेंज हो जाता है। वहाँ पे लोग एक दूसरे से बहुत ऊंची आवाज में, कई बार तो लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ अगर आपके क्लासरूम में हो तो देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? अगर आपकी क्लास में भी कुछ ऐसा चल रहा हो तो आप क्या करेंगे, आप बताइए। तो चलो देखते हैं। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दो, मतलब कि अब हम इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत बाद में करेंगे, देखेंगे कब। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। शिक्षक को ऊंचे स्वर में बोलो, मतलब डांट दे शिक्षक, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षक को आरंभ ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा सेंसिटिव टॉपिक आए आप उससे भाग जाओ, ये भी हमें नहीं करना है और ना ही हमको टालना है अनिश्चित काल के लिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक मैच्योरिटी से किसी भी मामले को अगर आप कराना चाहते हो तो उस पर आप परिचर्चा परिपक्वता से कराइए, ताकि वहां पे कोई भी ऐसा हीट आर्गुमेंट ना हो और हर एक बच्चे को अपना विचार दे मतलब रख सके, वो भी दृढ़ता से। इससे बेस्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। 104, इतना पढ़ने के बाद से नीचे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको उसमें से सही करना है। चलिए, लिखा है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में आप निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। आप एक सामाजिक विज्ञान के टीचर हो, आपकी भूमिका क्या है और आपकी जिम्मेदारी उससे रिलेटेड है। तो देखिए लिखा है पहला कि उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। देखिए हम कभी भी कोई भी चीज सिखाते हैं ना, तो हमारा पर्पज होता है बच्चों को सिखाना, बच्चा उसे कुछ सीख पाए। अब एंटरटेनमेंट के पर्पज से हम कभी भी कोई चीज स्टार्ट नहीं करते हैं। हाँ ये जरूर है कि कोई चीज आप सिखा रहे हो तो उसको एक ऐसे तरीके से सिखाओ कि बच्चों को मजा आए, बट मेन उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप मनोरंजन ही करा दें। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। जी हाँ, आपने देखा होगा आजकल वीडियो भी वायरल होते हैं, कई बार टीचर से लोग पूछ लेते हैं प्रधानमंत्री बताइए, ये है वो है कौन है, टीचर नहीं बता पाते हैं। और हालांकि अगर आप एक टीचर हैं तो आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने चाहिए ताकि रिसेंट जो भी घटनाएं हैं आपको पता हो, और अगर आपसे बच्चा पूछे तो आप उसको बता सकें। तो ये बात एकदम सही लिखा है, और पुरानी चीजें भी, और वो भी आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, सोचिए, तो आपको तो और अच्छे से पता होना चाहिए। ये बात एकदम सही लिखा है। शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध, मैंने जो एक टैग वर्ड दिया है ईवीएस का, उसमें मैंने बताया है
क्योंकि वो बस ईवीएस का नहीं है, वो हर एक सब्जेक्ट का है। और हाँ, परेशान मत हो, एसएसटी का भी टैग वर्ड आपको कल तक मिल जाएगा। तो देखिए, शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करे। जब भी आप किसी भी बच्चे के लिए कोई भी चीज़ सिखाते हो तो दैनिक जीवन और स्कूली जीवन को जोड़ के करोगे ना, तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे सीखते हैं। तो हमारा बी, सी भी सही है और बी भी सही है। शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित, मतलब जहां पर रिजल्ट, देखो कभी भी हमको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, ऐसा वातावरण हमको कभी भी नहीं बनाना है, गलत। तो कल बी और सी, तीसरा सही हो जाता है। ये सब पेडागॉजी के क्वेश्चन है। चलिए 105, इसमें भी फिर से आपको पढ़ना है कि कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रित करना चाहिए। मतलब आपको इन तीनों में से किस पे ज्यादा फोकस करना है जब भी आप चर्चा कर रहे हो जेंडर भूमिकाओं पर। तो लिखा है, चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता, इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। मतलब जो हमारे घर में काम होते हैं हमारे लिए, जो हमारी मम्मी, जो भी हमारे सिस्टर है, जो हमारे लिए कुछ भी काम करते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको कोई प्रोडक्टिविटी कार्य नहीं मान सकते हो। ये तो एकदम गलत लिखा है और गलत भी है। तो आपको इस पे क्या आप ध्यान दोगे? बिल्कुल भी नहीं। लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं। आप बताओ, जो लैंगिकता होता है उसका मुद्दा केवल महिलाओं और लड़कियों के होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं आपको बताती हूँ। यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, ये बात एकदम सही लिखा है। देखिए, अगर आप जो है जेंडर भूमिका पे चर्चा कर रहे हो क्लास में, तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि समाजीकरण हर जगह। अब आप सोचो ना कि आप जहां पर रह रहे हो वहां पर सोशलाइजेशन और बाकी जगह पे एक जैसा ही होगा क्या? नहीं, हर जगह अलग अलग होता है। इसके लिए हमको हमेशा केस स्टडीज, जब आप केस स्टडीज करते हो तो आपको हर एक मामले के बारे में पता चलता है। तो सी सही है, बाकी सभी गलत हैं। मतलब ए और बी गलत है, केवल हमारा सी सही है। और लैंगिकता के मुद्दे केवल महिलाओं और लड़कियों के नहीं, बहुत सारी चीज़ों के होते हैं। आपने देखा होगा लड़कों के लिए भी आजकल बोला जाता है कि कई बार होता है कि, मतलब इस समय मैं अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूं, तो अगर कोई लड़की बाहर जाके काम करती है तो उसको हम बोल देते हैं स्वरोजगार। वहीं पर अगर लड़का वहीं पे कुछ बाहर ठेला वगैरह लगा लेता है तो हम उसको बेरोजगार की दृष्टि से देखते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी तो फिलहाल के लिए सी हमारा सही हो जाएगा। अब ये रहा हमारा 106। पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए 106 में क्या लिखा है वो देखते हैं। फिर से वही जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं? आप इसमें से कौन सा एग्जाम्पल क्लास में दे सकते हो जहां पर आप इक्वालिटी की बात करते हैं? तो चलिए देखते हैं। और इंग्लिश वाला भी आप देख सकते हो, देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो चलो एक एक करके हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे, देन एलिमिनेट करेंगे। पहला लिखा है राष्ट्रीय गान। अब हम लैंगिक बराबरी की बात कर रहे हैं ना, तो ये राष्ट्रीय गान कहाँ से चला आया? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सुल्तान का स्वप्न कहानी, जी हाँ, सुल्ताना का स्वप्न कहानी हम सुनाएंगे। मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, ये तीनों है जहां पर हम इक्वालिटी, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हम महिलाओं पर थोपते हैं कोई भी चीज कि तुमको यही पहनना चाहिए, बट नहीं, वो अपनी पसंद के कपड़े पहने। मताधिकार, आपको ही पता है कि सभी को वोट डालने का अधिकार है, तो हम इससे भी हम मोटिवेट कर सकते हैं कि जब वहां पर लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए। इस पे आप बराबरी को अच्छे से समझा सकते हो। और बी सुल्ताना का स्वप्न कहानी, तो बी सी डी दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 107। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है, डिस्क्रिमिनेशन पे। तो निम्न में से कौन से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे? मतलब आप एक भेदभाव पे वो डिस्कशन करना चाहती है बच्चों के साथ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, जी हाँ, क्योंकि आपको भी पता है इनके साथ बचपन में कितना भेदभाव किया गया था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्लास से बाहर निकाल देते थे, तो ये बात तो एकदम सही है। दूसरा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन। आप जूठन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ना, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। ये भी है। भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया, ये कोई आप भेदभाव, भारत का संविधान में कौन सा भेदभाव होगा? वो तो सभी के लिए है, तो सी तो होगा नहीं, ए और बी ये सबसे अच्छा है। आप इसका उदाहरण क्लास में दे सकते हो भेदभाव के विषय पर चर्चा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। चलिए 108। देखिए कितने लंबे चौड़े पेडागॉजी के क्वेश्चन आते हैं, ये देख सकते हैं आप।
चलिए देखते हैं। 108 में लिखा है कि भेदभाव, फिर से वही है, डिस्क्रिमिनेशन है। भेदभाव का कॉन्सेप्ट देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की आपने भेदभाव पढ़ा दिया, उसके बाद से एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। मतलब मैंने भेदभाव का टॉपिक पढ़ा दिया बच्चों को, उसके बाद से मैं चाहती हूँ कि मेरे क्लास के जो बच्चे हैं वो जो निम्न सामाजिक स्तर, जो कि कोई निम्न होता नहीं है बट फिर भी समाज ने एक बना दिया है ऊंचा जाति नीचा जाति, तो निम्न जो सामाजिक स्तर के जो लोग हैं वो कौन कौन से भेदभाव हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं, उस पे वो चाहती है ना कि समीक्षात्मक जांच में बच्चों को मतलब जांच करवाना चाहती है, तो बच्चों को इंक्लूड करना चाहती है। तो ये इन तीनों में से बताइए कि कौन सी गतिविधियां उनकी पाठ योजना में स्थान पा सकती है। पहला लिखा गया है कि दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, ये सबसे बेस्ट होता है। जितना ज्यादा वाद विवाद होता है बच्चों की जो है सोच सामने आती है। बात एकदम सही लिखा है। भेदभाव क्या है इस पे एक व्याख्यान दे दो, मतलब खड़े हो जाओ बच्चों और एक लाइन में बोल दो कि क्या है भेदभाव। ये कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है, यहाँ तो अकेला एक बच्चा इन्वॉल्व रहेगा, हमको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करना है। भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना, मतलब अखबार में जो भी भेदभाव से संबंधित लेख आ रहे हैं आप उसको एकत्र करिए। तो ये दोनों बेस्ट है जांच करने के लिए, तो ए एंड सी तीसरा हमारा सही हो जाता है। चलिए 109, इसमें देखिए लिखा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्न ए तथा आर को पढ़ो और बताओ। वही है फिर से एजर्शन एंड रीजन। और याद रखना सामाजिक विज्ञान के आप शिक्षक की भूमिका की बात कर रहे हैं, तो देखिए लिखा है कि किसी आर्थिक और सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा कोई भी मुद्दा निकलता है तो हमारा केवल एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट हमारा इसमें मल्टीपल दृष्टिकोण होना चाहिए, वो वाली समझ होनी चाहिए एक शिक्षक में। बात एकदम सही लिखा है, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल आप व्यू से नहीं सोचोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ऊंची जाति का के है, नीची जाति के हैं, तो उनके साथ कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, क्या क्या उनके साथ भेदभाव हो सकता है जातिगत रूप से सामाजिक रूप से। तो ये बहुल दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण लिखा है कि गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको कई तरीके से इसका व्याख्या देना पड़ सकता है। तो दोनों बातें सही हैं, पहला राइट हो जाएगा। चलिए 110, फिर से हमारा एजर्शन एंड रीजन। देखिए लिखा है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में आप इनको पढ़िए। किसके संदर्भ में? सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के संदर्भ में। पहला लिखा है कि माध्यमिक जो हमारा मिडिल स्तर होता है उसके उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उपविषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। ये बात तो सही लिखा है, अगर आप जानते ही होंगे इसके बारे में। एक बार मैं इंग्लिश वाला भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए मिडिल स्टेज की बात हो रही है, जहां पर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी मेनी टॉपिक्स। बच्चों को बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं अंडर द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस के अंदर, जो कि करिकुलम को बढ़ा रहा है, पाठ्यचर्या को। बात एकदम सही लिखा है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप समझ गए होंगे। इसका कारण देखो क्या लिखा है, दूसरा कथन क्या लिखा है कि सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है, पाठ्यचर्या जो भार है उसका यही बता रहा है कि देखो इसका मुख्य कारण ये है कारण कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। बिल्कुल गलत, बोधगम्य नहीं। ये कौन सा रीजन है? मेन रीजन यही है कि एक बच्चे को सोशल साइंस के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पाठ्यचर्या जो है के भार को ये बढ़ाता है। तो केवल ए सही है, आर गलत है कि वो बढ़ रहा है तो बच्चे के लिए समझ विकसित नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, समझ तो विकसित होता ही है। तो ये आर गलत है, केवल हमारा ए सही है, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 111 लिखा हुआ है निम्न में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है? ये तो बहुत आसान है। देखिए प्राथमिक स्रोत की मैं अपनी कोई चीज खुद से लिखूं, जैसे कि अभी आपको प्रीवियस ईयर पेपर दूसरे बुक्स में किसी ने बनाया होगा, उसको लोग अलग अलग तरीके से छाप देते हैं, तो वो द्वितीयक स्रोत होता है। प्राथमिक का मतलब आपका खुद का बनाया हुआ कोई भी चीज, पहली बार कोई चीज जब विकसित होती है उसको हम प्राथमिक बोलते हैं। तो द्वितीयक स्रोत क्या है? भुज में भूचाल के समय की फोटो एवं उसके विवरण, ये नहीं है, ये तो प्राथमिक हो जाएगा। अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, जी हाँ, अकबरनामा पे आपने देखा होगा बहुत सारे जो है लेख जो है संपादित किए गए, तो ये द्वितीयक स्रोत है। इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, अब मैं किसी को पत्र लिखूंगी तो वो तो मेरा खुद का होगा ना, तो वो तो प्राथमिक होगा, तो ये तो द्वितीयक होगा नहीं। और ना ही महात्मा गांधी किसी ने अपनी बुक लिखी है, ठीक है, तो वो तो प्राथमिक हुआ ना, तो ये द्वितीयक भी, ये
गलत हो जाएगा। केवल द्वितीयक वही है जो कोई और आपका छाप दे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 112 मिलान करने वाला है। देखिए आपको बताना है, इसको सुमेलित करो और सही ऑप्शन बता दो किसमें है। ठीक है, तो चलिए एलिमिनेट करेंगे। विश्लेषणात्मक रूब्रिक का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए। रूब्रिक तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सीडीपी का इवन एक शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, आप वो जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ए का पहला होगा तो काट देते हैं, ए का दूसरा खत्म, ये भी खत्म। अब बी का क्या होगा? जांच सूची का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। एंड समग्र परक रूब्रिक का मतलब होता है एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सीडीपी में। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। एनालिटिक रूब्रिक का मतलब जहां पर आप बहुत सारे परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन एंड लर्निंग आउटकम्स उसको इकट्ठा करते हैं। चेकलिस्ट बहुत आसान है, चेकलिस्ट को मैंने बताया है। ऐसे आप करते हो ना, जैसे हम बच्चों की चेकलिस्ट बनाते हैं कि अच्छा ये काम है, टिक कर देते हैं, जिसपे नहीं होता है वो क्रॉस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा। ये एक तरह का ये स्केल है बच्चों के परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। और एक हमारा हॉलिस्टिक रूब्रिक, वो तो वही है, एक सिंगल स्केल होता है बट डिटेल परफॉर्मेंस। स्केल तो सिंगल होगा बट उस पर आप डिटेल परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टर्स होता है बच्चों का। तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 113 इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, इंग्लिश में भी देख लीजिए। 113 में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एक्सेस द एप्लीकेशन एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। मतलब हमारा जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस है उसमें आपको बताना है एप्लीकेशन एस्पेक्ट बताना है। एप्लीकेशन का मतलब जो आप उपयोग कर सको, अनुप्रयोग कर सको, वो बताना है। ठीक है, तो चलिए 113। तो इसमें क्या लिखा है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं कौन से प्रश्न। इन चारों में से कौन से प्रश्न करते हैं वो आप बताइए। पहला है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखो और उदाहरण दो। प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दो। दक्षिणी एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या करो। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और यहां पर भी देख सकते हो आप। बताइए कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी एंड डी। देखिए कैसे, आप मुझे बताइए हम किस बात का कौन सा प्रश्न चाहते हैं? जो अनुप्रयोग पहलू का आकलन करें ना, जहां पर एप्लीकेशन हो, एप्लीकेंट हो। तो ये 1857 में कोई आपने अनुप्रयोग पहलू का तो आकलन किया ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। बट हाँ, यहाँ पर बच्चे अंतर लिख रहे हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो इससे रिलेटेड कुछ देंगे। इसमें भी उदाहरण दे रहे हैं, इसमें भी वो व्याख्या करेंगे। तो ये होगा अनुप्रयोग पहलू, जो कि कौन सा प्रश्न है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए को काट दो, बी, सी, डी दूसरा सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये हमारा है 114। देखिए इसमें लिखा है 114 में, आप ध्यान से देखिए। आपको बताना है कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों की केवल तथ्यात्मक जो रटने वाली चीजें हैं उसका आकलन करते हैं। तो जलवायु और मौसम की परिभाषा दो। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, यही तो रटने वाला है ना। देखा होगा आपने भी बचपन में बहुत परिभाषाएं रटे होंगे, और कि कहाँ पे कौन सा देश है, राज्य का नाम क्या है, राजधानी का नाम क्या है, भारत में मुख्य मौसम कौन कौन से हैं, ये रटने वाली ही तो चीजें हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। आज के समय में और महाजनपदों के समय में गाँव की व्यवस्था करने में 3 अंतर दो। ये रटने वाला नहीं है। वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, ये भी रटने वाला नहीं है। लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हो, ये भी नहीं है। रटने वाली चीजें वही है जहां पर आपका कोई तर्क ना मांगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है आप उसको रट के सुना दीजिए। तो ए होगा बस ऑप्शन नंबर 1। 115 बच्चों ने बहुत गलतियां की थी इस क्वेश्चन में। इसमें देखते हैं, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को, मतलब असेसमेंट को, इवैल्यूएशन को विकसित करने के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। जी हाँ, एकदम सही है। ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना। ये आपका जो है ना, ये देखिए अन्वेषण एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, सर्वांगीण पॉजिटिव टैग वर्ड है। एलिमिनेट करिए। बाल स्नेही और बाल केंद्रित भी आपका
एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ACD होगा हमारा राइट आंसर। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि B क्यों नहीं है, तो वो भी सुन लीजिए। इंग्लिश में देखिए, हमको कभी भी कनेक्टिंग फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल नहीं करना है, ग्लोबल टू लोकल करना चाहिए। तो ये उल्टी चीज लिखी हुई है, इसी वजह से ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ACD तीसरा। चलिए अब 116 देखिए। 116 में विद्यालयों में आकलन निम्न कारणों से किया जा सकता है। हम बहुत अलग अलग रीजन से इवेलुएट करते हैं, कौन कौन से हैं वो सुनिए। विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधित उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, जी हाँ, ताकि हमें पता चले कि बच्चा कितना सीख रहा है, ये बात एकदम सही है। विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधित कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, बच्चों को जो भी डिफिकल्टी आई हम उसको समझाने के लिए करते हैं। शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं एक शिक्षक एक स्कूल के लिए उत्तरदायी बने, जी नहीं, एक शिक्षक को एक बच्चे के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो C गलत है। अधिगम संबंधित कठिनाइयों से उभरने के लिए, तरीकों और साधनों का पता करने के लिए, ये भी बात सही है। A B D तीसरा सही हो जाएगा। ये हमारा है 20वां, मतलब पेडागोजी में 20 क्वेश्चन है, हमने 19 कर लिया, ये हमारा 20वां नंबर का है। निम्न में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष, तदनुभूति समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं। एक बार आप इंग्लिश भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको बताना है इन चारों प्रश्न में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक्सेस करता है मेनली द सोशल साइंस लर्निंग आउटकम। हम कोई भी चीज सीखते हैं तो उसका आउटकम क्या है। डेवलप द कैपेसिटी फॉर इम्पथी। इम्पथी बहुत एक देखिए, एक होता है हमारा सिंपथी, एक होता है इम्पथी। सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति, और हमको बट लोगों के प्रति इम्पथी होना चाहिए, तो ये डेवलप करना है। एप्रिसिएशन एंड सेंसिटिविटी, क्योंकि अगर कोई इंसान, आप अगर बच्चों को सेंसिटिव नहीं बनाओगे कि हमें अपने समाज के लिए कैसे सोच रखना चाहिए, कैसे लोगों के साथ जो है बिहेव करना चाहिए, तो इसी से रिलेटेड पूछा है कि कौन सा इन चारों में से ऐसा क्वेश्चन है जो इसको मेनली एक्सेस करता है, बस दैट्स इट। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो देखते हैं, पहला लिखा है कि अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित। अब यहां पर आप कौन सा लोगों के प्रति इम्पथी डेवलप कर दोगे कि जल से रिलेटेड कर दिया, तो ये नहीं होगा। उसके बाद से देखिए लिखा है कि भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना एवं अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। देखिए, अगर आप बच्चों के अंदर ये सारी चीजें डेवलप कर दोगे ना, और फिर बच्चे खुद इस चीज को देखेंगे कि अगर राह चलते कुछ भी कूड़ा नहीं फेंकेंगे, हमको हर एक चीज सिखाना चाहिए, तो आप इस ऐसा प्रश्न जो है आप बच्चों से पूछ सकते हो कि जो भी ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना बहुत ही ज्यादा इस समय पे डिफिकल्ट हो गया है, तो आप इससे कैसे सहमत हैं ये बता दीजिए। तो बी तो सही है। बाकी भारत के गांवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं। जी हाँ, मतलब न्यूट्रिशन नहीं है, वो कुपोषित होते जा रहे हैं। तो ये आप इसको व्याख्या कीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है। भारत के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं। हमको इस भारत के एकीकरण से हम मतलब बाधाएं हैं ये नहीं पूछना है, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों के अंदर तदनुभूति समीक्षा और संवेदनशीलता, इसका हम विकास करना चाहते हैं। तो इसको आकलन करने के लिए सबसे बेस्ट प्रश्न है बी और सी। ठीक है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, एंड जितनी भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ना, या फिर पहले भी, सब कुछ मैंने करा दिया, कुछ बचा नहीं है। अगर जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, अगर आप बीच में से भी जुड़े हैं तो आपका भी अच्छा जाएगा। बस जितना पढ़ा है उतना अच्छे से सोच समझ के एलिमिनेशन मेथड का यूज करके करना, हड़बड़ाहट होके नहीं। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले उसे करें, बाद में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप उसको कुछ ना कुछ एलिमिनेट करके थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप निकाल सकते हैं। आप सभी के 50 से ऊपर नंबर आए, और आएगा भी, और आप सभी का सीटेट का पेपर 2 पास होगा।